स्टार्ट करने से पहले मैं तुम सभी को एक इम्पॉर्टेंट चीज बता दूं। इस वीडियो में 3 चैप्टर तुम्हें दिख रहे होंगे एंड तीनों चैप्टर में जो थर्ड चैप्टर है वो तुम्हें देखना है। अगर तुम्हें याद है पूरी स्टोरी तो तुम्हें थर्ड चैप्टर से पूरी वीडियो देखनी है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर इसलिए है क्योंकि 3 महीने हो गए मुझे वीडियो अपलोड किए, तो मैं भी स्टोरी भूल गया था, तो काफी लोग भूल चुके होंगे एंड उन्हीं के लिए मैंने रिकैप लगाया है। तो यार जिनको भी रिकैप देखना है वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से चैप्टर 3 तक देखें और जिनको भी आगे की स्टोरी देखनी है वो चैप्टर 3 देखे। ऐश वर्सेस एलियनवर्स की एक कहानी की शुरुआत हुई थी ऐश के लियोन को हराने के बाद। जब ऐश लियोन को हरा देता है जिसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर, अपने डैड, लेजेंडरी मास्टर, मल्टीवर्स मास्टर, ग्रैंड मास्टर, ओमनीवर्स मास्टर, हर एक मास्टर को हराता जाता है एंड जिसके बाद ऐश आगे बढ़ता है अपनी जर्नी में। ऐश के बेटे साटो के साथ वो पहुंचता है आयरन कार्ड वर्ल्ड के अंदर जहां पे वो आइजन से फाइट करता है, लेकिन उससे पहले ही वो पहुंच जाता है डार्क वर्ल्ड के अंदर। डार्क वर्ल्ड में जाने के बाद ऐश को पता चलता है कि वो एक प्रोडिजी है एंड जिसके बाद एब्सोल्यूट बीइंग को हराने के लिए वो 10 ऑरा गार्डियंस को हराता है एंड रिटर्न करता है सेंट्रोपियन द एब्सोल्यूट बीइंग द इन्फिनिटी गॉड के साथ एंड डिफीट करता है आइजन को। फिर वो पहुंचता है द फाइनल फ्लोर के ऊपर। उसके बाद वो निकलता है इमुसामा से मिलने के लिए। इमुसामा को हराने के बाद वो पहुंचता है टेम्पेस्ट के अंदर, एक ऐसी दुनिया जहां पे डीमंस और इंसान एक साथ रहते हैं। अपनी मेमोरीज को वापस पाने के बाद ऐश अपने सभी पोकेमॉन्स को वापस ढूंढता है, उनसे वापस मिलता है एंड जिसके बाद ऐश की फाइट स्टार्ट होती है सभी डीमन लॉर्ड से। सभी डीमन लॉर्ड्स डीमन किंग्स को हराने के बाद ऐश अब सुप्रीम लॉर्ड हेक्टर यानी कि उसके ग्रैंडफादर और सुप्रीम लॉर्ड द किंग उनके साथ मिलकर पहुंचता है एलियनवर्स के अंदर। एलियनवर्स में पहुंचने के बाद ऐश की फाइट होती है नार्निया के अंदर लूकस से। लूकस को हराने के बाद ऐश की फाइट होती है अडोलस से, एक बहुत ही पावरफुल मिस्टिकल पोकेमॉन, और फिर वो निकलता है अडोलाबस नाम के अटैक को अपने चारजार को सिखाने के बाद अल्बीडो को हराने के लिए। अल्बीडो तक वो पहुंचता है और अल्बीडो को बैटल में हराने के बाद ऐश निकलता है द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट ऑफ एलियनवर्स दैट वी कॉल विंटरफेल। टीन बोलता है लगता है मुझे और ट्रेनिंग की जरूरत है ऐश। मुझे लगा नहीं था हेक्टर ने जैसे कहा था कि तुम बहुत ताकतवर बन चुके हो, तुम सच में इतने ज्यादा ताकतवर होगे। वेल, आगे आने वाले सुप्रीम लॉर्ड मुझसे तो क्या, तुमने जितने सुप्रीम लॉर्ड को पहले हराया उनसे भी ज्यादा ताकतवर हैं। भले ही मैं अभी लोएस्ट रैंक पे आता हूँ लेकिन मेरे से आगे आने वाले सुप्रीम लॉर्ड बहुत ताकतवर होंगे, तो थोड़ा ध्यान से अपने कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस मत बनने देना वरना तुम सच में हार सकते हो। इसके बाद बोलता है वेल चिल अबाउट इट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सबको हरा दूंगा। और फिर आगे बढ़ता है ऐश अपने न्यू जर्नी पे नेक्स्ट सुप्रीम लॉर्ड को हराने के लिए एंड हम देखते हैं ऐश पहुंच जाता है एक ऐसी जगह पर जहाँ पे ऐश को पता चलता है कि एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन अवेकन हो चुका है जिसका नाम है बहमूत, एक ऐसा लेजेंडरी बीस्ट जो कि पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अब बहमूत को हराने के लिए ऐश निकलता है अपने एडवेंचर पे। ऐश निकलता है स्वॉर्ड वैली के लिए। स्वॉर्ड वैली एक ऐसी जगह जहां पर एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन अपीयर हुआ है जिसे हम कहते हैं द लेजेंडरी पोकेमॉन बहमूत। बहमूत एक बहुत ही ज्यादा पुराना पोकेमॉन है, एक एंशिएंट पोकेमॉन जो कि अवेकन हो चुका है। बहमूत को कहा जाता है कि वो डीमन लॉर्ड का एक सर्वेंट पोकेमॉन है और जब ऐश को ये बात पता चलती है तो ऐश स्वॉर्ड वैली के लिए निकलता है बहमूत को कैप्चर करने के लिए। अब स्वॉर्ड वैली पहुंचने के बाद ऐश की नजरें जाती है वहां के कई सारे अनोखे पोकेमॉन्स के ऊपर और उसी के साथ काफी ज्यादा डेंजरस अबिस के अंदर। एक ऐसा अबिस होता है वहां पर जिसके कारण कोई भी अगर उसके अंदर गिर जाए तो वो वापस कभी नहीं आ सकता एंड इसलिए ऐश और लूना बहुत ज्यादा संभाल कर अपने अपने पोकेमॉन पे बैठकर स्वॉर्ड वैली के अंदर एंटर करते हैं। स्वॉर्ड वैली के अंदर जैसे वो एंटर करते हैं उनको एक बहुत ही पावरफुल फोर्स वापस बाहर फेंक देती है जिसके बाद ऐश समझ जाता है कि यहाँ पे कोई तो ताकतवर पोकेमॉन है। अब ऐश को जैसे ये बात समझ में आती है ऐश अपनी शैडो मूना की पावर का इस्तेमाल करके उस बैरियर को तोड़ देता है और बैरियर टूटने के बाद ऐश अंदर जाता है और ऐश की नजरों के सामने होता है एक बहुत ही पावरफुल आदमी जिसका नाम होता है ट्रू सिम्बियोट ऑफ डीमन किंग एंड जिसके बाद वो ऐश को मिलता है और ऐश के ऊपर तुरंत अटैक कर देता है। तो ऐश भी उसके ऊपर अटैक करता है
और दोनों के अंदर काफी ज्यादा इंटेंस फाइट चलती है, लेकिन जिसके बाद ऐश उसे हरा देता है और एट द एंड वो बोलता है अच्छा तुमने मुझे हरा दिया तो मतलब तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो गए, तुम्हारे जितना ताकतवर आज तक स्वॉर्ड वैली के अंदर कोई नहीं आया, आखिर तुम हो कौन। जिसके बाद ऐश बोलता है मेरा नाम है ऐश कैचम और यह है मेरा पार्टनर पिकाचू और यह है लूना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सिम्बियोट ऑफ डीमन किंग अपना नाम बताता है। वो बोलता है मेरा नाम है डियाब्लो और मैं डीमन किंग का राइट हैंड मैन हूँ। जिसके बाद जैसे ऐश सुनता है ऐश बोलता है तब तो तुम्हें आज हारना होगा और हारना ही नहीं तुम्हें आज मैं सील कर दूंगा दोबारा से। जिसके बाद डीमन किंग का राइट हैंड मैन यानी कि डियाब्लो बोलता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ऐश, मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं, मैं डीमन किंग का राइट हैंड मैन हुआ करता था पर अब नहीं हूँ क्योंकि मैं उनके खिलाफ फाइट करना चाहता हूँ, मैं उनको डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ ताकि ये दुनिया पीस में जी सके। जिसके बाद ऐश बोलता है पर ऐसा क्यों। इसके बाद डियाब्लो बोलता है इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है ऐश, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। जिसके बाद ऐश बोलता है मुझे पता चला कि स्वॉर्ड वैली के अंदर बहमूद डीमन किंग का एक बहुत पावरफुल पोकेमॉन दिखाया गया है, तो अगर मैं उसे कैप्चर कर लेता हूँ और उसे हरा देता हूँ तो डीमन किंग के पास लड़ने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन नहीं बचेंगे। जिसके बाद डियाब्लो बोलता है कि बात में दम तो है ऐश, लेकिन डीमन किंग के पास से बहमूद नहीं है, बहमूद से भी बहुत ज्यादा ताकतवर पोकेमॉन डीमन किंग के पास ऐसे ही पड़े हैं एंड बहमूद तो उनमें से एक है। इसका मतलब कि तुम उसे अगर हरा भी दोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बहमूद तुम्हारे साइड आ जाता है तो उससे काफी फर्क पड़ सकता है। जिसके बाद ऐश बोलता है कुछ भी हो जाए मुझे बहमूद को तो पकड़ना होगा। इसके बाद डियाब्लो बताता है कि बहमूद स्वॉर्ड वैली के अंदर नहीं हेलहाइम के अंदर है। तो ऐश पूछता है हेलहाइम कहाँ है, मैं जल्दी वहाँ के लिए निकलता हूँ। जिसके बाद डियाब्लो बोलता है क्यों नहीं ऐश, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि डियाब्लो, लूना और ऐश तीनों निकल जाते हैं हेलहाइम के लिए, जो कि स्वॉर्ड वैली से काफी दूर था। लेकिन जिसके बाद वो लोग उड़ते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं एंड रास्ते में ऐश को डियाब्लो बताता है बहमूद की स्टोरी। जिसके बाद ऐश को पता चलता है कि आज से कई मिलीनिया पहले यानी कि लाखों करोड़ों साल पहले बहमूद और डीमन किंग यहाँ पे राज किया करते थे। यहाँ पे बहमूद उनका स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में तो आता ही था, लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन डीमन किंग पकड़ने लगे थे और धीरे धीरे करके उन्होंने बहमूद से भी ज्यादा ताकतवर पोकेमॉन पकड़े थे। एंड जिसके बाद बहमूद को इतना ज्यादा बुरा लगा कि उसने पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया, अपनी ताकत से उसने सारे पोकेमॉन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड इतना सब जब हो रहा था तभी वहाँ पे एक हीरो आता है और वो हीरो अपनी ताकत से बहमूद को फ्रीज कर देता है, हमेशा के लिए जमा देता है। लेकिन इतने करोड़ों साल बाद आज जाकर बहमूद फिर जाग चुका है और अगर वो फिर जाग चुका है इसका मतलब ये है कि अब वो हेलहाइम के बाद सीधा एलियनवर्स के सारे कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय करने आएगा। जिसके बाद ऐश बोलता है तो हमें उसे रोकना होगा। जिसके बाद डियाब्लो ऐश को ये भी बताता है कि जैसे कि फर्स्ट हीरो ने यहाँ पे बहमूद को डिस्ट्रॉय किया था, वैसे एक और कहानी चलती आ रही है कि फ्यूचर के अंदर एक और हीरो आएगा जो कि बहमूद के फिर से जागने पर उसे डिस्ट्रॉय करेगा और उसे फिर रोकेगा ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने से। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है अच्छा तो ये हीरो कौन है। जिसके बाद डियाब्लो बोलता है ये तो मुझे भी नहीं पता ऐश, लेकिन जब भी आएगा तब ये बहमूद को रोकेगा, लेकिन उससे पहले अगर तुमने रोक दिया तो तुम ही हीरो कहलाओगे। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है। जिसके बाद ऐश बोलता है अच्छा तो हीरो बनने का टाइम आ चुका है। एंड हम देखते हैं कि अब तीनों पहुंच जाते हैं हेलहाइम के अंदर। अब ऐश जैसे ही हेलहाइम के अंदर पहुंचता है अचानक से ऐश का एक अडोला लिंक होता है, यानी कि एक ऐसा लिंकेज जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऐश पहुंच जाता है रेल्म ऑफ अडोला के अंदर, जहां वो देखता है एक गॉडेस को जिसका नाम होता है एवेंजलिस्ट, एक बहुत ही पावरफुल गॉडेस जो कि ऐश के सामने आती है और ऐश की नजर जैसे ही पड़ती है उसके ऊपर ऐश तुरंत वापस से ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंच जाता है। ऐश जैसे ये सारी बातें डियाब्लो और लूना को बताता है
डियाब्लो बोलता है, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं सुना। आखिर ये गॉडेस कौन है और उसी के साथ तुम कौन सी दुनिया में पहुंच गए थे? इसके बाद ऐश बोलता है, चलो ठीक है, उसे अभी के लिए इग्नोर करते हैं, अभी मेरा काम है बहमूद को रोकना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग जैसे हेलहाइम के अंदर पहुंचते हैं, हेलहाइम के अंदर नजारा काफी ज्यादा ब्रूटल होता है, क्योंकि पूरे हेलहाइम के अंदर पोकेमॉन बन चुके थे फायर डीमन, यानी कि सारे पोकेमॉन फायर से जल रहे होते हैं और ड्यू टू स्पॉन्टेनियस डीमन कंबशन सारे पोकेमॉन जलते हुए मरने लगते हैं। लेकिन वो मरते नहीं हैं, वो अधमरे हो जाते हैं, वो हाफ डीमन और हाफ पोकेमॉन बन जाते हैं, जिस वजह से ना ही वो जी पा रहे थे ना ही वो मर पा रहे थे। एंड इसे देखकर ऐसा समझ जाता है कि अगर ये लोग आजाद हो गए तो पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड, पूरे एलियन वर्ल्ड के पोकेमॉन्स को ये लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और इसे रोकना ऐश के लिए यहाँ पे जरूरी है। लेकिन जब ऐश अच्छे से देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे लाखों की मात्रा में, करोड़ों की मात्रा के अंदर सारे पोकेमॉन डीमन इन्फर्नो बन चुके हैं और ये सब हुआ है बहमूद के अवेकन के वजह से। पिछली बार जब बहमूद ने अटैक किया था ह्यूमन वर्ल्ड के ऊपर, तभी जितने भी पोकेमॉन को उसने मारा था वो सारे पोकेमॉन फिर से अवेकन होकर इन्फर्नोस बन चुके हैं और उन इन्फर्नोस ने आसपास के जितने पोकेमॉन थे उन सभी को भी इन्फर्नो बना दिया है और अब ऐश उन्हें रोकने के लिए तैयार होता है। ऐश बोलता है, ठीक है, अगर हमने इन्हें जल्दी नहीं रोका तो काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है, तो डियाब्लो क्या तुम मेरा साथ दोगे इन्हें रोकने के लिए? जिसके बाद डियाब्लो बोलता है, बिल्कुल ऐश, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। एंड जिसके बाद हम देखते हैं उसी के साथ यहाँ पे लूना और डियाब्लो दोनों लग जाते हैं एक साइड के सभी पोकेमॉन्स को डिस्ट्रॉय करने में। एंड जिसके बाद ऐश को ये भी पता चलता है डियाब्लो से कि अगर इन्फर्नोस को हराना है तो उन्हें फायर से ही रोकना होगा। जितनी ज्यादा फायर पावर तुम क्रिएट कर सकते हो उतनी ज्यादा क्रिएट करो, क्योंकि ये सारे डीमन इन्फर्नोस है, कोई नॉर्मल इन्फर्नोस नहीं है। तो अगर इन्हें हराना है तो हमें इनसे भी ज्यादा फायर पावर लगेगी। जिसके बाद ऐश बोलता है, अच्छा तुम्हें फायर पावर ही चाहिए ना, तो ठीक है, चार्जार्ड बाहर आ जाओ। और उसी के साथ वेल्डोरा, मैं तुम्हें चुनता हूँ। और जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश वेल्डोरा और चार्जार्ड को बाहर निकाल लेता है और अब दोनों का इस्तेमाल करते हुए ऐश डिस्ट्रॉय करने लगता है सभी इन्फर्नोस को एक के बाद एक। दोनों पोकेमॉन अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करके इतनी ज्यादा इंटेंस फायर निकाल रहे होते हैं जिससे कि सारे इन्फर्नोस जलने लगते हैं और सारे रेस्ट एंड पीस होने लगते हैं। एंड जिसके बाद ऐश सारे के सारे इन्फर्नोस को एक एक करके मार देता है, उन्हें आजाद कर देता है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी की सोल अचानक से एक पावर में क्रिएट होती है और वो सारी सोल पावर ऐश के अंदर चली जाती है। जैसे ऐश के अंदर वो सोल पावर जाती है, ऐश को एक अनोखी पावर मिलती है, द पावर ऑफ इन्फर्नोस। अब ऐश के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर आ चुकी थी। इस पावर को कहा जाता है इन्फर्नो। इन्फर्नल पावर के मिलने के बाद ऐश तैयार हो जाता है बहमूद को हराने के लिए। अब बहमूद को जब ये पता चलता है कि उसके सारे इन्फर्नोस मर चुके हैं तो वो बाहर आता है। एक नेदर पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से बाहर आता है द लेजेंडरी पोकेमॉन, एक ऐसा बीस्ट जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। बहमूद जैसे ही एंट्री मारता है उसे देखकर ऐश, डियाब्लो और साथ ही में लूना तीनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पहले के मुकाबले बहमूद और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा बड़ा होकर आया था। बहमूद का साइज चार्जार्ड के अवेकन फॉर्म से भी कई गुना ज्यादा होता है और उसे जब ऐश देखता है तो ऐश समझ जाता है कि ऐसे ही ये डीमन किंग का पोकेमॉन नहीं है। अगर डीमन किंग का एक ऐसा नॉर्मल पोकेमॉन इतना ज्यादा ताकतवर है तो सोचो उसका जो पार्टनर पोकेमॉन होगा वो कितना ज्यादा ताकतवर होगा। अब ऐश जैसे ये सब सोच रहा होता है कि तभी बहमूद अचानक से ऐश के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ऐश को यहाँ पे चार्जार्ड और वेल्डोरा मिलकर बचा लेते हैं और उन अटैक जैसे ही चार्जार्ड और वेल्डोरा को लगता है दोनों काफी दूर जाकर गिरते हैं। ऐश समझ जाता है कि अगर इसे जल्दी रोकना है तो हमें और ज्यादा ताकत लगेगी। एंड जिसके बाद हम देखते हैं ऐश तैयार होता है और ऐश बोलता है, वेल्डोरा, चार्जार्ड तैयार हो जाओ, हम पूरी ताकत लगाने वाले हैं, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म के अंदर आओ। एंड जिसके बाद चार्जार्ड अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म के अंदर आता है, वेल्डोरा भी अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में आता है
दोनों ऐश की शर्मनाक की पावर को एक साथ इकट्ठा करते हैं और जिसके बाद दोनों तैयार होते हैं अटैक करने के लिए। ऐश बोलता है चार्जार्ड को अटैक करने के लिए और वेल्डोरा को भी। दोनों मिलकर अटैक करते हैं बहमूद के ऊपर, लेकिन बहमूद उन्हें बहुत ही आसानी से एक ही पंच के अंदर नीचे फेंक देता है। ये देखकर ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब ये बैटल काफी लंबे टाइम तक चलती है। ऐश के पोकेमॉन एक एक कर काफी ज्यादा कमजोर होने लगते हैं। वेल्डोरा और चार्जार्ड अपनी पूरी ताकत तो लगा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो बहमूद के सामने बिल्कुल नहीं टिक पा रहे होते। लेकिन तभी ऐश बोलता है अब बहुत हुआ, अब इसे मैं और नहीं देख सकता। एंड जिसके बाद हम देखते हैं ऐश अपनी पूरी ताकत दे देता है चार्जार्ड और वेल्डोरा को और उन दोनों को बोलता है अटैक करने के लिए। दोनों मिलकर एक साथ अटैक करते हैं और बहमूद के ऊपर एक स्क्रैच लाने में कामयाब होते हैं। लेकिन जैसे ही बहमूद के ऊपर एक स्क्रैच आता है वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पूरे के पूरे हेलहाइम को डिस्ट्रॉय करने लगता है। यहाँ पे ऐश बोलता है लूना तुम यहाँ से दूर हो जाओ, नहीं तो तुम पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन लूना यहाँ पे हटने के लिए तैयार नहीं होती। लूना ऐश के ऊपर एक शील्ड क्रिएट करती है जिसकी वजह से ऐश के ऊपर वो अटैक्स नहीं लगते और उसी के साथ यहाँ पे वेल्डोरा चार्जार्ड सबको वो प्रोटेक्ट कर लेती है अपने कवच से। उसके पास एक मैजिकल एबिलिटी होती है जिससे कि वो यहाँ पे डिफेंसिव शील्ड क्रिएट कर सकती थी। इसके बाद ऐश बोलता है तुम्हारा शुक्रिया लूना, लेकिन जिसके बाद ऐश तैयार होता है फिर अटैक करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि डियाब्लो आता है और ऐश को बोलता है ऐश मैं तुम्हें एक पावर देना चाहता हूँ जिसके इस्तेमाल से तुम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसके बाद ऐश बोलता है कैसी पावर? जिसके बाद ऐश को डियाब्लो बताता है तुम इस पावर की मदद से बहमूद को 50% हराने की कैपेबिलिटी रख सकते हो और मैं तुम्हें देना चाहता हूँ एज ए गिफ्ट, क्योंकि हम अब दोस्त बन चुके हैं और दोस्ती में मदद करना तो जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ ऐश। इसे कहते हैं द फ्यूजन पोटारा रिंग और इसके इस्तेमाल से तुम चार्जार्ड और वेल्डोरा को फ्यूज कर सकते हो और दोनों की फायर पावर से तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो बहमूद को। ऐश बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डियाब्लो, मैं इसका इस्तेमाल जरूर करूंगा। मेरे पहले पोकेमॉन लुकारी और ग्रेनिंजा जब फ्यूज हुए थे उनकी ताकत से मैंने डिस्ट्रॉय किया था ज़ायगार्ड को, और अगर फिर से फ्यूजन चाहिए तो तैयार हो जाओ वेल्डोरा और चार्जार्ड। पोटारा इयरिंग्स का इस्तेमाल करते हैं और अभी फ्यूजन। और हम देखते हैं कि यहाँ पे चार्जार्ड और वेल्डोरा फ्यूज हो जाते हैं और जिसके बाद वो एक ऐसे पोकेमॉन का फॉर्म लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और जिसके बाद ऐश वेल्डोरा और चार्जार्ड की फ्यूजन को एक नाम देता है। मेरे पास कोई नाम का आइडिया नहीं है, तो तुम लोग कमेंट्स में मुझे नाम बता सकते हो, वरना नेक्स्ट वीडियो के अंदर तो मैं इनको नाम दे ही दूंगा। अब ऐश के पोकेमॉन चार्जार्ड और वेल्डोरा फ्यूज हो जाते हैं एंड जिसके बाद ऐश तैयार होता है अटैक करने के लिए बहमूद के ऊपर। कि तभी अचानक से ऐश की पावर बढ़ने लगती है। ऐश की जितनी भी सोल उसके अंदर एंटर हुई थी उसके इस्तेमाल से अब ऐश इलाइट से नेसेंट सोल फॉर्मेशन के अंदर पहुंच जाता है। अब तुम सोच रहे होगे कि आखिर ये फॉर्मेशंस क्या हैं? तो ये फॉर्मेशन आती है सोल की पावर से। अब ऐश बन चुका है अ गॉड ऑफ सोल, यानी कि ऐश ने इतने सारे पोकेमॉन की सोल को अपने अंदर एंटर करवाया है। इसकी मदद से वो अब जितने भी पोकेमॉन अगर मर जाते हैं उसके आंखों सामने तो उनकी सोल का इस्तेमाल कर सकता है और उसकी सोल का इस्तेमाल करते हुए और ज्यादा ताकतवर बन सकता है। एंड उन्हीं की हेल्प से अब ऐश पहुंच चुका है फ्रॉम इलाइट टू नेसेंट सोल एंड जिसके बाद अचानक से ऐश की पावर और बढ़ती है और वो पहुंच जाता है सोल फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज के ऊपर। अब सोल फॉर्मेशन के भी यहाँ पे कई सारे स्टेज होते हैं। सबसे पहले अर्ली स्टेज, फिर मिड स्टेज, फिर लेट स्टेज और फिर मास्टर स्टेज। अब ऐश पहुंच चुका है सोल फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज के ऊपर एंड जिसके बाद अब ऐश तैयार होता है बहमूद को हराने के लिए। अब बहमूद के ऊपर अटैक करने के लिए ऐश इस्तेमाल करता है अपने पोकेमॉन चार्जार्ड के मोस्ट पावरफुल अटैक्स का, जहाँ पे ऐश बोलता है ठीक है वेल्डोरा चार्जार्ड इस्तेमाल करो अपने अटैक का, अभी यूज करते हैं। और हमें पता चलता है कि ऐश के इस फ्यूजन पोकेमॉन के पास एक बहुत ही यूनिक अटैक आया था जिसे कहते हैं वायलेट फ्लैश अर्थ डिवाइडर एंड जिसका इस्तेमाल करके ऐश का ये पोकेमॉन अटैक करता है बहमूद के ऊपर।
और जैसे ही अटैक बहमूद को लगता है वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और उसके ऊपर ये अटैक लगने के बाद उसको एक ऐसी इंजरी होती है जिससे कि वो रिकवर नहीं कर पा रहा होता। तो वो समझ जाता है कि ऐश को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐश बोलता है बहुत बढ़िया, इतना ज्यादा ताकत तो मैंने आज तक नहीं देखा। डियाब्लो तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरे पोकेमॉन फ्यूज हो पाए और उनके पास एक अनोखा अटैक आ पाया। इसके बाद डियाब्लो बोलता है सिर्फ इतना ही नहीं ऐश, अभी तो और भी अटैक आने वाले हैं। ऐश बोलता है क्या और भी अटैक? और जिसके बाद हम देखते हैं ऐश के सामने वो उसका पोकेमॉन इस्तेमाल करता है एक और अटैक का जिसे हम कहते हैं ऑब्लिवियन। और ऑब्लिवियन का इस्तेमाल करने के बाद फिर से ये अटैक जाकर बहमूद को लगता है। बहमूद उसे बचने के लिए अपने पावर का इस्तेमाल तो करता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और ऑब्लिवियन उसकी पावर को डिस्ट्रॉय करते हुए फिर जाकर लगता है बहमूद को और तेज ताकत के लगने की वजह से बहमूद फिर से काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से बहमूद के अंदर डीमन किंग की सारी पावर एक साथ इकट्ठा होने लगती है। आसपास की नेगेटिव एनर्जी, आसपास की नेगेटिव सोल्स सारी बहमूद के अंदर जाने लगती है और वो एक के बाद एक बहुत ज्यादा ताकतवर बनने लगता है। तो ऐश समझ जाता है जहाँ पे ऐश यहाँ पे गुड सोल्स को यहाँ पे एंटर करवा सकता है एज अ सोल फॉर्मेशन, वहाँ पे इविल एनर्जी को बहमूद अपने अंदर एंटर करवा के अटैक कर सकता है। एंड इसीलिए अब दोनों तैयार होते हैं, दोनों ही काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं और दोनों ही अब बैटल के लिए रेडी होते हैं और दोनों में बैटल शुरू हो जाती है। वेलकम पोकेमॉन फैंस और आप सभी का स्वागत है पोकेमॉन की एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। ऐश वर्सेस एलियनवर्स का न्यू पार्ट आ चुका है फाइनली आफ्टर 2 मंथ्स एंड मैं तुम सभी से माफी मांगना चाहता हूँ इसी चीज के लिए कि बहुत देर हो गई, राइट? बट व्हाटएवर यार, तो इग्नोर करो उन चीजों को, उन दिनों को। आज से हम शुरू कर रहे हैं फिर से ऐश वर्सेस एलियनवर्स की सीरीज को एंड तुम्हें बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हाँ, अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही लो, साथ ही में लाइक भी कर देना वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच फॉर 25,000 सब्सक्राइबर्स। सो या कांग्रेचुलेशन लिखो एंड अराइज के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी में अब तक हमने देखा कि ऐश कैसे फाइट करता है टिरियन लैनिस्टर से। उसे डिफीट करने के बाद जैसे ऐश विंटरफेल का किंग बन जाता है, लॉर्ड बन जाता है, उसके बाद वो निकलता है अपने सफर पे नेक्स्ट सुप्रीम लॉर्ड को हराने के लिए। अब इस सफर में उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन उससे पहले तुम ये भी जानो कि ऐश कितना ज्यादा ताकतवर बन चुका है। ऐश के पास कई सारे अनोखे पोकेमॉन्स आ चुके हैं एंड इस वजह से अब ऐश बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है। वेल, ऐश अभी अपनी जर्नी पे निकला होता है, उसके साथ होती है लूना और अब ऐश पहुंच जाता है स्वॉर्ड वैली के अंदर। एक डीमन लॉर्ड का टेरिटरी जो पहले के समान से चलता आ रहा था, उसमें रहता है डीमन लॉर्ड का सर्वेंट जिसका नाम है डियाब्लो। डियाब्लो खुद एक डीमन लॉर्ड है, आई मीन वो उसका सर्वेंट है और इस एंगल से वो भी डीमन लॉर्ड होता है। बट अगर वो सर्वेंट डीमन लॉर्ड है तो डीमन लॉर्ड जो दी रियल डीमन किंग है वो कितना ताकतवर होगा। अभी हम मिलते हैं डीमन लॉर्ड के सर्वेंट से। उसका सर्वेंट डियाब्लो बहुत ताकतवर होता है। जैसे ही स्वॉर्ड वैली के अंदर पहुंचता है वो उससे फाइट करने लगता है और एट द एंड ऑफ द डे ऐश डियाब्लो को हरा देता है। जिसके बाद डियाब्लो उसे बताता है स्टोरी, एक ऐसी कहानी जहाँ पर एक हीरो आया था और उसने बहमूद द लेजेंडरी गॉड पोकेमॉन जो कि डीमन लॉर्ड का साइड पोकेमॉन था, सेकंड पोकेमॉन जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट में आता है, एंड उसे डीमन लॉर्ड ने छोड़ दिया। डीमन लॉर्ड का ये पोकेमॉन जब अचानक से ओवर पावर हो जाता है, अपने काबू में नहीं होता, तो वो ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर देता है और डीमन लॉर्ड उसे रोकते भी नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया तबाह होने के कगार पर आ गई थी। हर कोई बहुत ही ज्यादा पावर लगा रहा था इसे डिफीट करने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और आखिर में बहमूद सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी अचानक से एक हीरो आता है और वो हीरो बहमूद को डिफीट करके उसे सील कर देता है नेदर के अंदर। और हम देखते हैं अब फ्यूचर का सीन। अब यहाँ पे एक अडोला लिंक होता है ऐश के साथ अवेंजलिस्ट का, जो कि रेल्म ऑफ अडोला से होता है और ऐश को बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर ऐश, डियाब्लो और लूना तीनों पहुंचते हैं हेलहाइम के अंदर, एक ऐसी जगह जहां पर स्पॉन्टेनियस पोकेमॉन कंजप्शन हो रहा था या फिर कह लो कंबशन, जिस वजह से सारे पोकेमॉन्स इन्फर्नो बन रहे थे। लेकिन ऐश उन सभी को रोक देता है, उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है और जैसे ही इन सभी को डिस्ट्रॉय ऐश करता है, उन सभी के पावर्स
सारे के सारे ऐश के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं और ऐश पहुंच जाता है इलाइट से नेसेंट सोल पे। अब ऐश सोल फॉर्मेशन के बहुत करीब आ जाता है, इस वजह से अब वो सोल्स के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। अब हम देखते हैं कि ऐश जैसे सोल्स का गॉड बनता है। यहाँ पे ऐश ने जितने भी पोकेमॉन्स को डिस्ट्रॉय किया था चार्जार्ड और वेल्डोरा की पावर से, वो सभी पोकेमॉन्स अब ऐश के अंदर ही एग्जिस्ट करने लगते हैं एज ए यूनिवर्स। और उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से जैसे ही सभी पोकेमॉन्स वहां से डिफीट होकर गायब होते हैं, एक नेदर पोर्टल ओपन होता है और उसमें से बाहर आता है द गॉड पोकेमॉन, द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बहमूद, जो कि डीमन लॉर्ड का कभी पोकेमॉन हुआ करता था। अब बहमूद जैसा ही बाहर आता है, हम देखते हैं कि सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। बहमूद का साइज ऐश के चार्जार्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म से भी ज्यादा पावरफुल और बड़ा था। ये देखने के बाद सभी काफी डर जाते हैं और हम देखते हैं कि फिर ऐश अपने चार्जार्ड और वेल्डोरा को बाहर निकालता है बहमूद से फाइट करने के लिए। तीनों के अंदर फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस जारी होती है, लेकिन एक तरफ हमारे चार्ल्स और वेल्डोरा जो कि अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे, वो ये बैटल हारने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा डियाब्लो होता है वो ऐश को कुछ देता है। वो देता है उसे पोटारा इयररिंग्स, जिसके इस्तेमाल से डीमन लॉर्ड की पोकेमॉन बहमूद को हराने के 50% चांस बढ़ जाएंगे ऐश के। एंड इसलिए ऐश पोटारा इयररिंग्स का इस्तेमाल करता है। पोटारा इयररिंग्स की पावर से ऐश अपने चार्जार्ड और वेल्डोरा को फ्यूज कर सकता था और दोनों के फ्यूजन पोकेमॉन से एक पोकेमॉन क्रिएट होता है। एक पोकेमॉन आता है एग्जिस्टेंट के अंदर जिसे हम कहते हैं वेल्डेज़ार्ड, और वेल्डेज़ार्ड एंट्री मारता है सामने बहमूद के। अब जैसा कि डियाब्लो ने हमें ये तो बता दिया कि ये 50% चांस देगा विनिंग का, उसी के साथ साथ हमारे चार्जार्ड और वेल्डोरा का जो फ्यूजन है वो सिर्फ 30 मिनट्स तक टिकेगा। 30 मिनट से ज्यादा वो फ्यूजन में नहीं रह सकते। जैसे ही 30 मिनट्स खत्म होंगे वो फ्यूजन खत्म हो जाएगा और चार्जार्ड और वेल्डोरा अलग अलग हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि ऐश तैयार हो जाता है हराने के लिए बहमूद को। बहमूद और ऐश के पोकेमॉन चार्जार्ड और वेल्डोरा जो कि अब वेल्डेज़ार्ड बन चुके हैं, उनमें पहले तो बैटल बहुत इंटेंस तक हुई थी, लेकिन हर बार वेल्डोरा और चार्जार्ड ही हार रहे थे। अब पोटारा इयररिंग्स के इस्तेमाल से दोनों जब फ्यूजन हो जाते हैं, उसके बाद उनकी ताकत बहुत इंटेंस बढ़ जाती है और उनके पास बहुत सारे नए अटैक्स भी आते हैं। हम देखते हैं कि ऐश फाइट करता है वेल्डेज़ार्ड की हेल्प से अगेंस्ट बहमूद और बोलता है, वेल्डेज़ार्ड इस्तेमाल करो अपने अटैक का, यूज करो पूरी ताकत से, वायलेट फ्लैश अर्थ डिवाइडर। और हम देखते हैं कि वेल्डेज़ार्ड वायलेट फ्लैश अर्थ डिवाइडर अटैक का इस्तेमाल करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर अटैक होता है, लेकिन बहमूद उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है। लेकिन बहमूद, तुम्हारे लिए बुरी खबर है। हम देखते हैं कि तुरंत ही वेल्डेज़ार्ड अपना अगला अटैक इस्तेमाल करता है, जिसे हम कहते हैं द नेक्स्ट डीमन किंग को डिस्ट्रॉय करने वाला अटैक, ऑब्लिवियन। जैसे ही ऑब्लिवियन का वेल्डेज़ार्ड इस्तेमाल करता है, बहमूद को यह अटैक लगता है और बहमूद काफी दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद हमें अब यहाँ पे ऐश से ये पता चलता है कि ऐश इलाइट से नेसेंट सोल पहुंच गया था और अब ऐश को सीधा सोल फॉर्मेशन जाना है। लेकिन उसके अंदर भी 3 स्टेजेस हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था, अर्ली स्टेज, मिड स्टेज और लेट स्टेज। और इन सबको करने के बाद ऐश मास्टर बन जाएगा सोल फॉर्मेशन का। लेकिन उसके आगे भी बहुत सारे एवोल्यूशंस बाकी हैं। अब हम देखते हैं, ऐश बोलता है, वेल्डेज़ार्ड इस्तेमाल करो अपने अटैक का, एक और बार यूज करते हैं वायलेट फ्लैश अर्थ डिवाइडर। और जिसके बाद यहाँ पे वेल्डेज़ार्ड वायलेट फ्लैश अर्थ डिवाइडर अटैक का इस्तेमाल करता है। बहमूद उसके सामने एक बहुत ही पावरफुल अटैक लॉन्च करता है। दोनों के अटैक टकराते हैं, एक बहुत ही बड़ा इंटेंस धमाका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बहमूद और वेल्डेज़ार्ड दोनों ही काफी दूर जाकर गिरते हैं। जिसके बाद ऐश बोलता है, वेल्डेज़ार्ड यूज करो ऑलमाइटी ब्लास्ट का। फिर वेल्डेज़ार्ड ऑलमाइटी ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन बहमूद उससे बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है। वो आसमान में उड़ता है और फिर अपना एक पंच रेडी करता है ऐश के वेल्डेज़ार्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वेल्डेज़ार्ड के ऊपर एक वो बहुत ही खतरनाक पंच लैंड कर देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, ऐश के ड्रैगन एम्परर फिस्ट से भी ज्यादा। हम देखते हैं कि जैसे बहमूद का वो अटैक लगता है वेल्डेज़ार्ड को, वेल्डेज़ार्ड जमीन में जाकर गिरता है। वहाँ पे एक के बाद एक अब नेदर पोर्टल्स ओपन होने लगते हैं। दोनों पोकेमॉन में इतनी ज्यादा इंटेंस बैटल हो रही होती है कि वहाँ पे अचानक से अपने आप ही पोर्टल्स ओपन होने लगते हैं। ऐश बोलता है, वेल्डेज़ार्ड चलो इसे खत्म करते हैं, यूज करो अपनी ताकत का अडोला बर्स्ट। फिर वेल्डेज़ार्ड अडोला बर्स्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी बहमूद भी एक बहुत पावरफुल अडोला पावर का इस्तेमाल करता है। दोनों के पोकेमॉन के अटैक टकराते हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर हमें पता चलता है कि जो आसपास नेदर पोर्टल्स ओपन हो रहे थे, उनमें से और भी पोकेमॉन्स बाहर आने लगते हैं, जो कि बहमूद के हेल से आते हैं।
हेलहाइम एक ऐसी जगह है जिसके नीचे नेदरवर्ल्ड है और नेदरवर्ल्ड से ही बहमूत आया है। बहमूत नेदरवर्ल्ड में सील कर दिया गया था एंड उसके साथ बहुत सारे डीमन लॉर्ड के और भी पोकेमॉन्स थे एंड वो सभी अब हेलहाइम के अंदर बाहर आने लगते हैं। हम देखते हैं कि जैसे वो लोग बाहर आ रहे थे उनको देखकर डियाब्लो और लूना बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐश बोलता है डियाब्लो, लूना तुम दोनों उन सभी पोकेमॉन्स को संभालो, मैं यहाँ पर बहमूत को देखता हूँ। और फिर हम देखते हैं दोनों ऐसा ही करते हैं, दोनों जाते हैं अपने अपने पोकेमॉन्स को बाहर निकालते हैं और फिर एक के बाद एक सभी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे ऐश जो कि फाइट कर रहा होता है बहमूत से अपने वेल्डेज़ार्ड की हेल्प से। फिर ऐश बोलता है वेल्डेज़ार्ड इस्तेमाल करो अपने अटैक का, यूज करते हैं ऑब्लिवियन ड्रैगन आयरन फिस्ट। और हम देखते हैं कि ऐश का वेल्डेज़ार्ड ऑब्लिवियन ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है, एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर अटैक जो कि सीधा जाकर बहमूत को लगता है। बहमूत को जैसे ही अटैक लगता है बहमूत हवा में उड़ जाता है और उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए ऐश बोलता है वेल्डेज़ार्ड चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, यूज करो रेथ ऑफ ट्रू ड्रैगन। और हम देखते हैं कि बहमूत के ऊपर रेथ ऑफ ट्रू ड्रैगन भी जाकर लगता है। जैसे ही अटैक लगता है बहमूत को, बहमूत बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन बहमूत हार थोड़ी मानने वाला है, आखिर वो डीमन लॉर्ड का पोकेमॉन है। हम देखते हैं कि बहमूत अपनी ताकत और ज्यादा बढ़ाता है, अपना साइज और ज्यादा बढ़ाता है और फिर एक बहुत ही पावरफुल बीम अटैक लॉन्च करता है। जैसे ही अपना वो अटैक इस्तेमाल करता है वेल्डेज़ार्ड की तरफ वो बढ़ने लगता है, जिसे रोकने के लिए ऐश बोलता है वेल्डेज़ार्ड अब यूज करो अपने अटैक का अडोला बर्स्ट। और हम देखते हैं कि वेल्डेज़ार्ड तुरंत ही अडोला बर्स्ट का इस्तेमाल कर देता है और दोनों के अटैक टकराकर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन बहमूत का अटैक यहाँ पे बहुत पावरफुल होता है जो कि सीधा जाकर लगता है वेल्डेज़ार्ड को। वेल्डेज़ार्ड का अटैक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और वेल्डेज़ार्ड को ये अटैक लगता भी है जिससे कि वेल्डेज़ार्ड बहुत जख्मी हो जाता है। ऐश बोलता है अच्छा हुआ वेल्डेज़ार्ड तुमने अडोला बर्स्ट इस्तेमाल किया, लेकिन अगर वो अटैक पहले ही तुम्हें लग जाता तो शायद से हम ये बैटल हार जाते, क्योंकि मैंने देखा आखिर वो कितना ज्यादा ताकतवर अटैक था। उस अटैक के अंदर बहमूत के डीमन लॉर्ड डीमन किंग की पावर मुझे दिखाई दी। अब हम ये बैटल बिल्कुल भी नहीं हार सकते। और फिर हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ठीक है वेल्डेज़ार्ड चलो इस बैटल को अपनी कंबाइन अटैक से डिस्ट्रॉय करते हैं। तो चार्जर का फ्यूजन अटैक करते हैं हम, फ्यूजन ब्लास्ट, और तुम्हारा अटैक वेल्डोरा ऑलमाइटी। तो चलो करते हैं ऑलमाइटी फ्यूजन ब्लास्ट। और हम देखते हैं कि ऑलमाइटी फ्यूजन ब्लास्ट सीधा जाकर लगता है बहमूत को, पर बहमूत तभी अपनी क्लॉस का इस्तेमाल करता है, अपने हाथों से अपने क्लॉस से वो एक बैरियर क्रिएट करता है और दोनों फ्यूजन अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो दोनों के अटैक को अपने लिए इस्तेमाल करता है, दोनों की पावर को अपने हाथों में खींचता है। उसके हाथ में उसके क्लॉज में एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि दूसरे पोकेमॉन की पावर्स को अपना बना सकती है और ऐसा ही बहमूत करता है। वो दोनों पोकेमॉन की पावर्स को एक जगह इकट्ठा कर अपना बनाता है और फिर एक बहुत ही पावरफुल अटैक उन्हीं पर लॉन्च कर देता है जो कि सीधा जाकर लगता है वेल्डेज़ार्ड को, जिससे कि वेल्डेज़ार्ड बहुत सारा जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी ऐश बोलता है वेल्डेज़ार्ड हम ये बैटल हार नहीं सकते, अभी यूज करो पूरी ताकत लगाकर अपने अटैक का। यूज करते हैं वॉयलेट फ्लैश अर्थ डिवाइडर। और हम देखते हैं जिसके बाद वेल्डेज़ार्ड इस्तेमाल करता है अपने अटैक का और बहमूत अपने अटैक का। दोनों पोकेमॉन एक के बाद एक दूसरे ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और सरवाइव कर रहे होते हैं इस बैटल के अंदर। ये बैटल बहुत इंटेंस जाती है, बहुत लंबी जाती है, दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। तभी ऐश बोलता है अगर मैं इसे फ्यूजन इवोल्यूशन भी दे सकता हूँ तो साथ में अपना प्राइम एवोल्यूशन भी। तो अभी हम देखते हैं कि वेल्डेज़ार्ड तुरंत चला जाता है एक ऐसे एवोल्यूशन के अंदर जिसे हम कहते हैं टाइटन मोड। तुम्हें तो पता ही है कि चार्जर के पास एक ऐसी पावर है जो कि बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल पे है। सबसे पहला उसकी शैडो मुना की पावर, जिसके बाद उसके पास टाइटन मोड है और उसी के साथ साथ चार्जर के पास अनोखी पावर्स हैं जो सारी की सारी चार्जर एक साथ में एक्टिवेट करता है। वेल्डोरा यहाँ पे अंदर से अपनी सारी पावर्स को एक्टिवेट करता है, अपनी ड्रैगन्स की पावर्स को दोनों पोकेमॉन बढ़ाते हैं और वेल्डेज़ार्ड का साइज और पावर अचानक से बढ़ जाता है। ये देखकर बहमूत शॉक हो जाता है, लेकिन हाँ बहमूत अब शॉक होने का टाइम नहीं है, अब डिस्ट्रॉय होने का टाइम है। ऐश ये बात खत्म करने के बाद तुरंत बोलता है वेल्डेज़ार्ड इस्तेमाल करो अपने अटैक का पूरी ताकत लगाकर शैडो मोनार्क रेथ ऑफ ट्रू ड्रैगन आयरन फिस्ट। और हम देखते हैं जैसे ही अटैक लगता है सीधा जाकर बहमूत को ये अटैक लगता ही बहमूत सीधा जमीन पर जाकर गिरता है। जैसे ही वो जमीन पे गिरता है एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल में वो अंदर जाने लगता है।
लेकिन नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अगर वो पोर्टल में वापस चला गया, इसका मतलब ये है कि वो रिटर्न करेगा। अब वो अपने मन मुताबिक वापस आ सकता है, और ऐसा ऐश चाहता नहीं है। वेल, अगर रियलिटी तुम्हें बताऊं तो बेहमूद को ऐश जाने देना नहीं चाहता, उसे वो अपना पोकेमॉन बनाना चाहता है। इसलिए ऐश बोलता है, चार्जार्ड, वेल्डोरा, वेल्डजार्ड, जाओ अभी बेहमूद को वहां से उठाकर वापस लाओ। और हम देखते हैं जैसे वेल्डजार्ड वहां पर चाहता है, बेहमूद वहीं पे एक बहुत पावरफुल अटैक लॉन्च करता है। बट वेल्डजार्ड उसे लॉन्च करता है और तुरंत बेहमूद को पकड़ता है और एक बहुत ही पावरफुल सेस्मिक टॉस देने के लिए तैयार होता है। और वो सेस्मिक टॉस सीधा ऐश के पास गिरता है और बेहमूद बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और तभी अचानक से चार्जर और वेल्डोरा भी अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि 30 मिनट का टाइमर कंप्लीट हो जाता है। इनकी बैटल खत्म होती है और हम देखते हैं कि चार्जर और वेल्डोरा अलग हो जाते हैं, उनका फ्यूजन खत्म होता है। लेकिन अब वो जब चाहे तब फ्यूज कर सकते हैं फॉर 30 मिनट्स। और वेल, इसका ब्रेक भी बहुत टाइम, और इसका ब्रेक टाइम 24 आवर्स होता है। वेल, यानी कि अगर तुमने एक बार फ्यूजन किया तो तुम्हें 24 आवर्स वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम फ्यूज करने के लिए। तो या ऐश, इस बात का ध्यान रखना, फ्यूचर में कुछ गलतियां बहुत भारी पड़ सकती है। फिर हम देखते हैं कि अब बेहमूद तो बेहोश हो चुका था, एंड फिर ऐश निकालता है अपना पोकीबॉल, जिसके अंदर वो शैडो मोनार्क की पावर इमर्ज करता है। यानी कि अब ये पोकीबॉल शैडो मोनार्क की पोकीबॉल बन चुकी थी। और फिर उसी पोकीबॉल से ऐश कैप्चर करता है बेहमूद को। अब ऐसा कैसे हो गया? ऐश ने बेहमूद को कैप्चर कैसे कर लिया? वेल, कहानी में पहले ही मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था कि बेहमूद को डीमन लॉर्ड ने छोड़ दिया था। इस वजह से अब वो डीमन लॉर्ड का पोकेमॉन नहीं रहा। भले ही वो अपने आप को मानता हो कि वो डीमन लॉर्ड का पोकेमॉन है, बट वो आजाद हो चुका था। एंड इसलिए अब ऐश उसे कैप्चर कर लेता है, यानी कि अब वो ऐश का पोकेमॉन बन चुका है। और अब हम देखते हैं कि ऐश अपने नए पोकेमॉन बेहमूद को अपने साथ लेता है। लेकिन यहाँ पे मुसीबतें खत्म थोड़ी होने वाली है। हम देखते हैं कि जहाँ पे लूना और डियाब्लो लगे होते हैं सभी पोकेमॉन्स को नेदर में वापस भेजने के लिए, अब ऐश को वहाँ पे पता चलता है कि ऐश ने बेहमूद को कैप्चर कर लिया, ना कि उसे नेदर में वापस भेजा। इस वजह से दिक्कतें आ चुकी हैं कि सारा का सारा नेदर पोर्टल अब कभी बंद नहीं होगा। वो सभी पोकेमॉन्स एक एक करके बाहर आते ही रहेंगे। तो ऐश बोलता है, अच्छा अगर ये बात है तो क्यों ना हम नेदर पोर्टल को ही डिस्ट्रॉय कर दें उसके अंदर जाकर। एंड ऐश की बात सुनने के बाद डियाब्लो और लूना हैरान हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं। ऐश, तुम ये क्या कह रहे हो? हम नेदर के अंदर जाएंगे उन पोकेमॉन्स को डिफीट करने के लिए? ऐश बोलता है, क्यों नहीं, हम सभी को डिफीट करेंगे और सबको कैप्चर करेंगे। ऐश की ये बात सुनने के बाद डियाब्लो शॉक में चला जाता है। डियाब्लो बोलता है, वेल, लगता है मुझे ऐश तुम ही वो हीरो हो। वेल, जो भी हो, चलो चलते हैं नेदर के अंदर। और हम देखते हैं कि ऐश, लूना और डियाब्लो तीनों चले जाते हैं बेहमूद के नेदर पोर्टल से नेदर वर्ल्ड के अंदर। और अब नेदर वर्ल्ड की जर्नी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होने वाली है, क्योंकि नेदर पोर्टल से जो वर्ल्ड ज्वाइन हुआ है वो एक नेदर वर्ल्ड है। एंड उसके अंदर भी बहुत ही सारे पोकेमॉन्स हैं और बहुत ही बड़े डिफिकल्टीज हैं जिनका ऐश अब सामना करने वाला है। अब ऐश, लूना और साथ में डियाब्लो तीनों पहुंच जाते हैं नेदर वर्ल्ड के अंदर। नेदर वर्ल्ड के अंदर जैसे वो लोग एंट्री करते हैं, उनके सामने होती है एक आर्मी ऑफ पोकेमॉन्स जो कि आउट ऑफ कंट्रोल जा चुके थे। डीमन वर्ल्ड के पोकेमॉन सभी के सभी यहाँ पर थे, नेदर वर्ल्ड के पोकेमॉन सभी के सभी यहाँ पर थे। एंड अब एक एक करके सारे अटैक, और अब एक साथ सारे अटैक कर देते हैं हमारे हीरोज के ऊपर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, अभी इन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं ल्यूक निंजा। और फिर ऐश ल्यूक निंजा को बाहर निकालता है। साथ ही में ऐश निकालता है अपने चार्जार्ड को, और साथ में निकालता है द इन्फिनिटी गॉड सेंट्रोपियन। तीनों पोकेमॉन्स बाहर आते हैं और साथ में पिकाचू तो एंट्री है ही, और साथ में पिकाचू तो है ही उनका मास्टर। चलो अटैक करते हैं, और सारे पोकेमॉन एक के बाद एक सभी पोकेमॉन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सभी नेदरवर्ल्ड के पोकेमॉन एक के बाद एक सभी डिफीट होने लगते हैं, और सभी को ऐश एक के बाद एक कैप्चर करने लगता है। और हाँ, ऑब्वियसली इन सभी पोकेमॉन्स को ऐश प्रोफेसर ओक के पास भेज देता है, क्योंकि भाई साहब इतने पोकेमॉन क्या करेगा ऐश। अब आगे हम देखते हैं कहानी के अंदर ऐश सभी पोकेमॉन्स को एक एक करके डिफीट करने लगता है। उसकी हेल्प यहाँ पे डियाब्लो और लूना भी कर रहे होते हैं, जो कि अपने लिए भी काफी अनोखी पोकेमॉन्स कैप्चर कर रहे होते हैं। अब एक एक करके सभी को डिस्ट्रॉय करने के बाद, डिफीट करने के बाद वो लोग पहुंचते हैं एक फाइनल पोर्टल की तरफ। अब नेदरवर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा पोर्टल होता है, जिसके आसपास कोई पोकेमॉन दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही कोई गार्ड था। और तो हमारे हीरोज उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, और पोर्टल के अंदर जाते ही उनके सामने होता है एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड।
द वर्ल्ड ऑफ नेदर। वेल, वो नेदर वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में था। अब वो एक एंशिएंट कहानी बन चुकी थी, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि हमारे हीरोज आगे बढ़ते हैं। उनको दिखाई देता है एक पैलेस जहाँ पर वो लोग अंदर जाते हैं। उनके सामने होती है एक बहुत बड़ी वॉल जिसके ऊपर डीमन लैंग्वेज के अंदर काफी सारी कहानियां लिखी होती हैं, द कहानियां ऑफ डीमन किंग। जैसे ही ऐश ये देखता है, ऐश हैरान हो जाता है। ऐश बोलता है, डियाब्लो तुम्हें तो ये लैंग्वेज आती होगी ना, जरा हमें बताओ कि ये कहानियां क्या है। ऐश को डियाब्लो बोलता है, मुझे कहानियां तो आती है, लेकिन ऐश हम गलत जगह आ चुके हैं। अगर तुम्हें ये सब कहानियां सुननी है तो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। ऐश बोलता है, नहीं मुझे अभी बताओ, और ये कहानियां रीड करके बताओ, मैं तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहता। इसके बाद डियाब्लो बोलता है, ऐश मैं तुम्हें सुना देता हूँ, लेकिन अब कोई यहाँ पर आने वाला है, हमें जल्दी यहाँ से निकल लेना चाहिए। ऐश बोलता है, कौन आने वाला है, तुम किससे डरने लगे। डियाब्लो बोलता है, ऐश मैं मजाक नहीं कर रहा, जो आने वाला है वो ताकतवर है, सच में ताकतवर। ऐश बोलता है, अच्छा वो ताकतवर है तो स्ट्रॉन्गेस्ट का इंतजार तो मैं हमेशा ही करता हूँ, आने दो, लेट्स सी कि उसके अंदर कितनी ताकत है। हम देखते हैं कि जिसके बाद अचानक से वहां पर एक बहुत बड़ी लाइटनिंग गिरती है और वहां पे एंट्री होती है एक आदमी की। वेल, ही इज नॉट अ आदमी, ही इज अ डीमन। एंड उसके साथ होता है एक बहुत बड़ा ड्रैगन। वो उसके ऊपर बैठकर यहाँ पर आया होता है और जिसके बाद वो बोलता है, कौन है जो मेरे मालिक की इच्छा के विरुद्ध मेरे विरुद्ध जाने की कोशिश कर रहा है। ऐश बोलता है, मैं हूँ ऐश केचम फ्रॉम पैलेट टाउन और ये है मेरा पार्टनर पिकाचू। मैं यहाँ आया हूँ तुमसे फाइट करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन नीचे आता है और बोलता है, छोटे बच्चे यहाँ से चला जाओ, नेदर में आना ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन अभी भी मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, इसके आगे जाना खतरे से खाली नहीं। ऐश बोलता है, खतरों से तो मैं बचपन से खेलता आया हूँ, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानता, नेवर गिविंग अप तो मेरी स्पिरिट है, और मैं अगर यहाँ हार मान जाऊंगा तो मैं डीमन किंग को कैसे डिफीट करूंगा। जिसके बाद वो बोलता है, क्या कहा तुमने, मेरे मालिक को तुम हराना चाहते हो, आखिर तुम हो कौन बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें अभी अन्नाहिलेट कर दूंगा। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पोकेमॉन से सीधा अटैक करवाता है ऐश के ऊपर। बट वेल, ऐश हैज द शैडो मोनार्क्स एबिलिटी। जैसे ही वो पोकेमॉन अटैक करता है, ऐश अपना शैडो मोनार्क का बैरियर एक्टिवेट करता है और उससे बच जाता है और वो अटैक डिफ्लेक्ट होकर सीधा उसी की तरफ बढ़ता है। वो डीमन बोलता है, वेल केडो, तुम्हारे अंदर ताकत तो है, कुछ अनोखी ताकतें, चलो फिर दिखाओ मुझे तुम कितने शक्तिशाली हो। और फिर हम देखते हैं कि वो सामने आता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, बोलता है, मेरा नाम है फेडन, मैं हूँ डीमन किंग का लेफ्ट हैंड मैन। एंड जिसके बाद जैसे ही फेडन की नजर डियाब्लो पे पड़ती है, फेडन बोलता है, डियाब्लो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इसके बाद डियाब्लो बोलता है, वेल फेडन, बहुत दिनों बाद मिले। वेल, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस समय मेरे पार्टनर ऐश के साथ काम कर रहा हूँ। वेल, ये मेरा दोस्त बन चुका है और अब मैं इसके खिलाफ नहीं जा सकता। जिसके बाद फेडन बोलता है, डीमन किंग ने तुम्हें यहाँ से निकाल क्या दिया, तुमने तो पार्टी ही बदल ली। चलो कोई बात नहीं, अब जब तुम मेरे सामने आ चुके हो, मैं तुम्हारा अंत आज ही कर दूंगा। मेरे मालिक की इच्छाओं के विरुद्ध जाने का अधिकार किसी को नहीं है, तुम्हें भी नहीं डियाब्लो। जिसके बाद डियाब्लो बोलता है, फेडन मुझे माफ करना, बट मैं अब ऐश का साथ नहीं छोड़ सकता और ऐश ही वो हीरो है जो हमारे मालिक डीमन किंग को डिफीट करेगा। ऐश बोलता है, अच्छा डियाब्लो, तो फेडन तुम्हारा जाना पहचाना दोस्त लगता है। डियाब्लो बोलता है, दोस्त तो हम थे पहले, काफी अच्छे वाले, मैं और फेडन बहुत अच्छे दोस्त थे, हम दोनों साथ मिलकर हमारे मालिक डीमन किंग की काफी खातिरदारी किया करते थे एंड हम दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट में भी थे उनकी पार्टी में। वेल, जो भी हो, अब तो मैं इसके खिलाफ हूँ तो हमें फाइट करना होगा। ऐश बोलता है, तुम फिक्र मत करो डियाब्लो, तुम्हारे दोस्त में तुम्हारी फाइटिंग नहीं करवाने वाला, आज तुम्हारे मित्र फेडन से मैं फाइट करूंगा। और जिसके बाद हम देखते हैं कि फेडन वर्सेस ऐश में बैटल स्टार्ट होती है, एक इंटेंस बैटल टू द डेथ।
जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है फेडन, मैं तुम्हें हराने के लिए चुनता हूँ अपने सबसे पहले पोकेमॉन को, बाहर आ जाओ ल्यूक निंजा। और जिसके बाद ऐश ल्यूक निंजा को बाहर निकाल लेता है। उसके सामने होता है फेडन। अब हम देखते हैं कि ऐश के ल्यूक निंजा वर्सेस यहाँ पे फेडन की पोकेमॉन कैटास्ट्रोफी के अंदर फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ल्यूक निंजा यूज करो अपने अटैक का बॉन्ड ऑरा शूरिकेन। और हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा बॉन्ड ऑरा शूरिकेन से अटैक करता है कि तभी फेडन बोलता है अबे कैटास्ट्रोफी यूज करो अपनी पावर का टेम्पोरल ब्लास्ट। और हम देखते हैं कि टेम्पोरल ब्लास्ट वर्सेस ऐश के ल्यूक निंजा का बॉन्ड और शूरिकेन दोनों अटैक टकराते हैं और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और दोनों पोकेमॉन काफी दूर जाकर गिरते हैं। जिसके बाद ऐश बोलता है बहुत बढ़िया फेडन, तुम्हारा पोकेमॉन में दम तो है, लेकिन अब ल्यूक निंजा ऑरा ब्लेड, ल्यूक निंजा ऑरा ब्लेड का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी फेडन बोलता है कैटास्ट्रोफी यूज करो लूम। और हम देखते हैं कि कैटास्ट्रोफी लूम अटैक का इस्तेमाल करता है जो कि एक टाइम लिमिटेशंस पावर होती है, जिस वजह से बैश का ल्यूक निंजा की पावर धीरे धीरे स्लो होने लगती है। उसकी स्पीड में बहुत सारे वेरिएशन आने लगते हैं। ये देखकर ऐश बोलता है अच्छा तुम मेरी स्पीड कम करोगे तो मैं उतनी ही उसे बढ़ाऊंगा। अभी ल्यूक निंजा स्पीड बढ़ाते हैं, अभी डेट्रॉइड स्मैश। और जिसके बाद ल्यूक निंजा डेट्रॉइड स्मैश का इस्तेमाल करता है, अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है। और फिर ऐश बोलता है ल्यूक निंजा अभी यूज करते हैं पूरी ताकत से कोलोसल बीम। ल्यूक निंजा कोलोसल बीम का इस्तेमाल करता है और कैटास्ट्रोफी को यह अटैक जाकर लगता है और यह अटैक के लगने से कैटास्ट्रोफी को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तभी ऐश बोलता है बहुत बढ़िया ल्यूक निंजा, चलो इस गेम को खत्म करते हैं, यूज करो अपनी ताकत का, पूरी ताकत लगाकर यूज करते हैं अभी ओमनीपोटेंट स्लैश। और फिर ल्यूक निंजा ओमनीपोटेंट स्लैश से अटैक करता है, लेकिन तभी फेडन बोलता है कैटास्ट्रोफी वॉइड स्लेयर। दोनों के अटैक टकराते हैं, एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम देखते हैं कि ऐश का ल्यूक निंजा अपने पावर से फेडन के कैटास्ट्रोफी को हरा देता है। ये देखकर फेडन बहुत शॉक हो जाता है। वो बोलता है तुम इतने ताकतवर हो, मैंने सोचा नहीं था। वेल कोई बात नहीं, कैटास्ट्रोफी वापस आओ। और फिर हम देखते हैं कि फेडन चुनता है अपने अगले पोकेमॉन को और बोलता है ये पोकेमॉन तुम्हें हरा देगा, तुम इसके सामने टिक ही नहीं सकते, बाहर आ जाओ अलायत। अब हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे अलायत एंट्री मारता है, एक मिस्टीरियस पावरफुल पोकेमॉन अलायत की एंट्री कर ही ऐश बोलता है डैम ये पोकेमॉन सच में ताकतवर दिखता है। वेल जो भी हो, इसे डिफीट करना मेरा काम है। सो ल्यूक निंजा पावर अप। अभी चलते हैं प्राइम मोड के अंदर। और फिर ल्यूक निंजा प्राइम मोड में चला जाता है और फिर ऐश बोलता है ल्यूक निंजा शैडो मोनार्क अवेकन। और हम देखते हैं इसका ल्यूक निंजा शैडो मोनार्क को भी अवेकन करता है। फिर ऐश बोलता है ल्यूक निंजा अभी इसे खत्म करते हैं अपनी पावरफुल अटैक से, यूज करो अभी शैडो रॉसेन स्ट्राइक। और फिर हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा शैडो रॉसेन स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है। अलायत उस अटैक को खा जाता है। यप यू हर्ड इट राइट, वो लिटरली उस अटैक को अपने अंदर इनहेल कर लेता है। अलायत टाइप ऑफ अ फॉगी पोकेमॉन होता है जो टाइप ऑफ अ ड्रैगन दिखता है, मॉन्स्टर दिखता है, लेकिन साथ में एक स्मोक पावर से इमर्ज पोकेमॉन दिखता है, जिस वजह से वो किसी भी अटैक को अपने अंदर इनहेल करके उसे टाइम के अंदर गायब कर सकता है। और ऐसा ही अभी अलायत करता है। वो ऐश की पोकेमॉन ल्यूक निंजा के सभी अटैक्स को एक के बाद एक अपने अंदर खाने के बाद उन सभी को गायब कर दे रहा होता है। फिर ऐश बोलता है बहुत बढ़िया, ये पोकेमॉन सच में कुछ ज्यादा ही पावरफुल लगता है, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं कि तुम मुझे डिफीट कर दो। चलो ल्यूक निंजा इसे खत्म करते हैं। अभी मोस्ट पावरफुल अटैक यूज करो बॉन्ड ऑरा शूरिकेन कंबाइन ऑरा ब्लेड। और फिर आजकल ल्यूक निंजा एक बहुत पावरफुल अटैक लॉन्च करता है सीधा अलायत के ऊपर। अलायत उस अटैक को खा जाता है, पर तभी ऐश बोलता है ल्यूक निंजा मुझे पता था ये ऐसा करने वाला है और तुम्हें भी, राइट। अभी शैडो मोनार्क अवेकन। और फिर हम देखते हैं ल्यूक निंजा का इलाइट फॉर्म से सीधा सुप्रीम जाने के बाद ल्यूक निंजा खुद ही अलायत के अंदर एंटर करता है और टाइम में गायब होने की जगह वो टाइम को ही गायब कर देता है। बिकॉज शैडो मोनार्क हैज द टाइम पावर, स्पेस पावर, इमॉर्टल एनर्जी, मॉर्टल पावर एंड साथ में वो सुप्रीम गॉड की पावर को भी इनहेल कर लेता है और एक ही बार में अलायत को डिफीट कर देता है।
ये देखने के बाद फरीडन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। ये बोलता है संभव, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम इतने ताकतवर नहीं हो सकते। वेल, लगता है कि तुम वर्दी हो। अब ऐश, मैं तुमसे आगे फाइट नहीं करूंगा। वेल, मेरा तीसरा पोकेमॉन जो कि मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है वो तुम्हें हरा सकता है, आई नो दैट, पर अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है एंड इसलिए मैं तुम्हें वर्दी साबित करता हूँ कि तुम डीमन किंग को द ही हु रिमेन्स से फाइट करने के केपेबल हो। जिस चीज को मैं यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा था मैं तुम्हें उससे मिलाता हूँ। अब जब तुम डीमन किंग हमारे मालिक से भिड़ने जा ही रहे हो तो उनके बारे में तुम्हें जान लेना चाहिए। ऐश बोलता है मुझे पता है वो डीमन किंग है, उसमें क्या जानना। तो इसके बाद फेडन बोलता है नहीं ऐश, तुम्हें तो अभी बहुत कुछ जानना है, चलो मेरे साथ आओ। और फिर हम देखते हैं डियाब्लो, लूना और ऐश तीनों फेडन के साथ अंदर जाते हैं। और जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं पैलेस के अंदर एक वॉल पे जहाँ पे स्क्रिप्चर्स और लिखे हुए थे उससे आगे बढ़ते बढ़ते हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ी स्टोरी लाइन देखने मिलती है। यू हर्ड इट राइट, वहाँ पे पूरी की पूरी कहानी लिखी होती है द ही हु रिमेन्स की एंड जिसके बाद हमें बताई जाती है द स्टोरी ऑफ द डीमन किंग। आज से कुछ मिलेनिया पहले एक कहानी शुरू होती है डीमन वर्ल्ड से नेदरवर्ल्ड तक। डीमन वर्ल्ड की किंग जिनका नाम था ड्रकारस, उन्होंने एक ह्यूमन लड़की ह्यूमन प्रिंसेस से शादी की थी जिसका नाम था सिल्विया। सिल्विया और ड्रकारस का एक बेटा होता है जिसका नाम अननोन है। वेल, हमें भी हमारे गॉड का नाम मालूम नहीं पर हम उन्हें कहते हैं द ही हु रिमेन्स क्योंकि वो सब पे काबू कर सकते हैं, वो सब पे कंट्रोल रखते हैं, उनका सब पे राज है। वेल, हमारे डीमन किंग को हम इतना बड़ा नाम नहीं देंगे एंड नॉट इवन ऐश कैन रिमेम्बर हिज नेम ही हु रिमेन्स, तो हम उसे कहेंगे लोकी। तो कहानी की शुरुआत होती है ड्रकारस और सिल्विया के साथ। जब उनकी शादी होती है तो उनका एक बेटा होता है जिसका नाम लोकी होता है। लोकी के पास पावर्स तो बिल्कुल नहीं होती, I mean, वो वीक होता है। अ वीकलिंग प्रिंस, एक ऐसा वीकलिंग प्रिंस, जैसे ही वो बॉर्न होता है इस वर्ल्ड के अंदर पूरे डीमन वर्ल्ड के अंदर केओस छा जाता है, अंधेरा छा जाता है। डीमन लॉर्ड खुद बोलते हैं ये मेरा बेटा नहीं हो सकता सिल्विया, ये किसका बेटा है। सिल्विया बोलती है ये आपका ही बेटा है ड्रकारस, ये आपका ही बेटा है डीमन किंग। जिसके बाद डीमन किंग बोलता है ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, ये इतना कमजोर क्यों है। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है और इन दोनों की बहस ऐसे ही बढ़ती रहती है। पहले जहाँ पर ड्रकारस और सिल्विया में इतना प्यार था अब नफरत बढ़ने लगती है क्योंकि ड्रकारस के सामने था उसका बेटा जो कि सिल्विया से जन्मा था, उसका नाम लोकी था। लोकी बहुत वीक था बचपन से ही, वो बिल्कुल भी डीमोनिक पावर्स को अपने अंदर से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता था। वो अपनी पावर का, समनिंग मैजिक का, कोई भी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाता था। ना ही वो पोकेमॉन्स को कंट्रोल कर सकता था, ना ही उन्हें कैप्चर कर सकता था, ना ही उन्हें डिफीट कर सकता था। ये सारी प्रॉब्लम्स थी हमारे लोकी के अंदर। फिर हम देखते हैं कहानी में आगे धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बीतता है सिल्विया को ड्रकारस बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। किस बात के लिए? लोकी की गलतियों के लिए। अब लोकी ये देखकर बहुत ज्यादा क्रोध में तो जाता था पर दुख में भी क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता था। और एक दिन एक बहुत बुरी घटना होती है। सारे डीमन किंगडम को पता चलता है कि डीमन किंग ड्रकारस ने अपनी पत्नी सिल्विया का वध कर दिया। He killed his own wife। और जैसे ये बात फैलती है पूरी दुनिया में और जैसे ये बात पता चलती है लोकी को, वो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है और वो सीधा अटैक कर देता है ड्रकारस के ऊपर। लेकिन तभी ड्रकारस उसे वहां से भगा देता है। वो अपने राज्य से लोकी को निकलवा देता है, अपने ही बेटे को वो नेदर में फेंक देता है ताकि वो वहां सड़कर मर जाए। लेकिन ऐसा थोड़ी होने वाला था। हमारा लोकी पहुंचता है नेदर के अंदर। नेदर में उसकी आंखें खुलती है। वो बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि उसकी माँ की आज डेथ हुई थी और जैसे जैसे उसके डैड के खिलाफ उसका हेटेड बढ़ रहा था उसकी ताकतें बढ़ने लगती हैं। नेदर के अंदर लावा था, हर जगह था और उसमें से एक फायर गॉड बाहर आता है जो कि कहता है मैं एक भगवान हूँ और मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ लोकी, अगर तुम चाहो तो। लोकी बोलता है क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो मेरे डैड को मारने में? जिसके बाद वो फायर गॉड बोलता है बिल्कुल लोकी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो क्या तुम मुझे अपना शरीर दोगे? मैं तुम्हारे शरीर में घुसूंगा और तुम्हें शक्तिशाली बना दूंगा, तुम्हारे फादर से भी ज्यादा। इसके बाद लोकी बोलता है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरा शरीर ले सकते हो
जिसके बाद हम देखते हैं कि लोकी के शरीर में वो फायर गॉड घुस जाता है। वेल टू टेल यू द ट्रूथ, वो एक गॉड नहीं, वो खुद एक डीमन था, जिसे कि डीमन किंग ने ही नेदर के अंदर सील किया था, क्योंकि वो कुछ समय पहले डीमन किंग से ही फाइट करने लगा था। लेकिन लोकी के बॉर्न होने से पहले ही उसने अपनी ताकत से इसे नेदर में सील कर दिया था। लेकिन अब हमें पता चलता है कि अब जब वो आज़ाद हो चुका है, उसके पास एक शरीर आ चुका है, तो वो उसके ऊपर कंट्रोल करने लगता है। लेकिन नहीं, वो नहीं कर पाता। लोकी का दिल इस समय बहुत साफ होता है। उसकी माँ सिल्विया ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए होते हैं, इस वजह से वो बुरा काम करने के बारे में सोच ही नहीं सकता। वो अपने डैड को मारने के बारे में भी बहुत कम सोचता है, लेकिन फिर भी हेट्रेड तो चाहे 1% हो, चाहे 50% हो, चाहे 100% हो, वो हेट्रेड ही रहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे लोकी के ऊपर वो डीमन काबू करने लगता है, और जिसके बाद लोकी ताकतवर तो बन जाता है और उससे बातें भी करता है। जिसके बाद वो सीधा पहुंचता है अपने फादर के पास और अपने डैड को उस पावर से हरा कर मार देता है। डीमन किंग की डेथ हो जाती है, और जिसके बाद वहां पे लोकी राज करता है डीमन वर्ल्ड के ऊपर, और नेदर वर्ल्ड को भी वो आजाद कर देता है, बिकॉज नेदर का गॉड, नेदर का डीमन अब लोकी को कंट्रोल कर रहा था। अब हम देखते हैं धीरे धीरे जैसे लोकी के अंदर हेट्रेड बढ़ रहा था, बुराइयां बढ़ रही थी, धीरे धीरे जैसे वो बुरा आदमी बनते जा रहा था, लोकी के ऊपर वो डीमन काबू करने लगता है, कभी 50 तो कभी 100। धीरे धीरे वो पूरा उसके ऊपर काबू कर लेता है, और इसके बाद जो होता है वो सारी दुनिया जानती है। डीमन किंग की पावर से सारी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने लगता है वो डीमन, जो कि लोकी के ऊपर कंट्रोल कर चुका था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसका साथ देने के लिए, उसे आज़ाद करने के लिए, लोकी की हेल्प करने के लिए डियाब्लो और फेडन उसके साथ हमेशा से थे, बचपन से थे। लेकिन जैसे वो डीमन उस पर कंट्रोल कर लेता है, जिसके बाद डीमन किंग फेडन और डियाब्लो को दोनों को वहां से निकाल देता है। डियाब्लो को वो स्वॉर्ड वैली में भेज देता है, तो अपने लेफ्ट हैंड मैन फेडन, जिसको वो भेज देता है नेदर के अंदर, ताकि वो उसके स्क्रिप्चर्स, उसके पुराने पैलेस की रक्षा कर सके, जहाँ पे वो पहले रहा करता था। और जिसके बाद कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो ये कहानी थी लोकी की, डीमन किंग की, कि ही हु रिमेन्स आखिर कैसे बना। और ये सब बताते हुए फेडन रोने लगता है, साथ ही में डियाब्लो भी, और डियाब्लो फेडन को चुप कराता है, और ऐश बोलता है तो ये कहानी थी डीमन किंग की, हम उसे बुरा नहीं समझ सकते, वो तो एक बच्चा था जिसके ऊपर एक डीमन ने कंट्रोल कर लिया। इसका मतलब यही है कि अगर हमें डीमन किंग को आज़ाद करवाना है तो हमें उस डीमन को डिस्ट्रॉय करना होगा जो कि उसके अंदर है, लेकिन ये करना तो बहुत मुश्किल होगा। जिसके बाद फेडन बोलता है हाँ ऐश, ऐसा ही है, इसीलिए तो हम इंतज़ार कर रहे थे एक हीरो का जो आएगा और हमारे मालिक को आज़ाद करेगा। लेकिन अब वो समय धीरे धीरे आ रहा है, बहुत करीब आ रहा है, क्योंकि अब तुम ही हो वो हीरो जो कि हमारे मालिक को उस डीमन के चंगुल से आज़ाद करेगा। ऐश बोलता है बिल्कुल, हाँ मैं करूँगा, मैं ही नहीं सारे सुप्रीम लॉर्ड्स और हम सभी मिलकर उन्हें आज़ाद करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ऐश, डियाब्लो, फेडन, लूना, ये सभी निकलते हैं एक साथ आज़ाद करने के लिए डीमन किंग को, जो कि कुछ समय में आज़ाद खुद ही होने वाला है और दुनिया को डिस्ट्रॉय करने वाला है। वेल, वो उसे वहां से आज़ाद नहीं करेंगे, वो उसके दिल को साफ करेंगे, उसमें से वो डीमन मारेंगे और हमारे लोकी को फिर से किंग बनाएंगे। वेल, इसके बाद क्या होगा, नेदरवर्ल्ड से हमारे हीरोज बाहर तो आ जाते हैं और निकल जाते हैं नेक्स्ट सुप्रीम लॉर्ड को हराने के लिए। वेल, आगे कितने सुप्रीम लॉर्ड बचे हैं उन सबको ऐश डिफीट करेगा, और क्या ऐश नेदरवर्ल्ड में कभी वापस जाएगा, ये सब हम जानेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर। तो मित्रों, मित्रानियों, पोकेमॉन फैंस, आज के लिए वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आई नो कि तुम लोग होप कर रहे थे कि मैं 1 आवर प्लस ही बनाऊं, बट मैंने कोशिश की कि मैं जितनी बड़ी वीडियो बना सकता था मैंने बनाई है, एंड आई होप यू एंजॉयड इट। इफ यू एंजॉयड इट, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए तुम लोग यहाँ पे ये जो ऊपर वीडियो दिख रही है, पोकेमॉन की स्टोरी है, ये बहुत कमाल की है, जो कि है पोकेमॉन फेस्टिवल ऑफ चैंपियंस। इसका पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा, तो ये मांगा है बहुत कमाल की, जाकर चेकआउट करो। एंड मेरा एक क्वेश्चन था, तुम्हें कुछ कमाल की स्टोरीज अगर पता है तो कमेंट्स में बता ही दो जो मैं कवर कर सकूं। एंड इमॉर्टल जर्नीज मैं कवर करने ही वाला हूं। उसी के साथ साथ मेरे को कमेंट में बताओ कि ऐश के पास अब तक कितने पोकेमॉन्स हैं मेरी स्टोरी के अंदर। एंड थोड़े बहुत अटैक्स भी याद दिला देना, मैं बहुत भूल चुका हूँ, और मेरी जो स्क्रिप्ट थी मेरे पास, जो पेजेस थे, वो सब गुम चुके हैं। मैं उन्हें मुंबई छोड़कर आ गया, मैं जब गाँव आ चुका हूँ, एंड मेरे पास स्टोरी और जो अटैक्स हैं ऐश के पोकेमॉन्स के बिल्कुल नहीं है। तो कमेंट कर देना लाइन बाय लाइन कि ल्यूक निंजा का ये अटैक है, चार्जर का ये अटैक है, बागशाई का ये अटैक है ना,
वो सभी मुझे कमेंट करो। साथ ही में कोई न्यू पोकेमॉन के अटैक हो तो वो भी कमेंट करो। चलो मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।